अस्सलाम वालेकुम। कनाडा ने रिसेंटली स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट्स में और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उसके रिक्वायरमेंट्स में कुछ तब्दीलियां की हैं, कुछ चेंजेस की हैं। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में मुझे कांटेक्ट किया, मुझे मैसेजेस सेंड किए। तो इंडिविजुअली सबको बताना और गाइड करना वो मतलब पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि जिनको भी इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो वो उनकी दूर हो सके। तो कनाडा ने तकरीबन 2 दिन पहले 22 जनवरी 2024 को स्टडी वीज़ा के बारे में और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ चेंजेस की जो चेंजेस की जो वजूहात हैं। सबसे पहले काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि कनाडा को क्यों ज़रूरत पेश आई इसके बारे में, इसके ऊपर इन्होंने चेंजेस इतनी ज़्यादा टाइट क्यों की हैं। तो पहली बात ये है कि कनाडा में रिसेंटली पिछले 2-3 साल 4 साल से स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कनाडा ने तकरीबन 2023 में जो डाटा आ रहा था मेरे सामने, वो तकरीबन 9 से 10 लाख के दरमियान स्टूडेंट्स कनाडा ने, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो बुलाए थे बाहर से स्टडी परमिट के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी रेशियो है। और इस सारे स्ट्रेंथ की वजह से, इस कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने की वजह से कनाडा के अंदर जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात करना शुरू हो गए थे कि यहाँ पे रहने के लिए बहुत मतलब मसाइल ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स हैं। घर के जो रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ के अंदर, कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस जो है वो एक जनरेट हो गया था पिछले 1-2 साल से। और जिसकी वजह से मार्केट, जो रेंटल मार्केट है और घरों की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो भी जो है वो साथ साथ ऊपर जा रही थी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए कनाडा ने जो है वो कैप लगाया है, एक काइंड ऑफ बैन किया है कुछ स्टूडेंट्स, कुछ स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस को। तो बात करते हैं, तो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस, अब जो लोग अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा, वो उससे पहले स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कनाडा ने जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप्रूव करनी है उसकी रेशो अप टू 35% कनाडा ने उसको डिक्रीज़ करना है 2024 के अंदर। जो परसेंटेज है ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करेगी। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा के अंदर वो ओंटारियो के अंदर आते हैं। तो ओंटारियो के बारे में मैं देख रहा था कि तकरीबन अप टू 50% स्टूडेंट्स डिक्रीज़ करने होंगे ओंटारियो को। मतलब 50% स्टूडेंट्स कम ओंटारियो बुलाएगा। ओंटारियो की यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेजेस ओंटारियो के अंदर हैं वो कम जो है वो बुलाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 50% जो है वो रेशो कम होगी 2024 के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ओंटारियो सूबे के अंदर। और इसके बाद बात करते हैं कि ये इफेक्ट किस कैटेगरी को करेगा, यूनिवर्सिटीज़ को करेगा, किन प्रोग्राम्स को करेगा। तो कनाडा ने जो अपडेट्स आई हैं उनके अंदर क्लियरली मेंशन है कि मास्टर्स और पीएचडी की जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो चेंजेस हैं उनको अफेक्ट नहीं करेंगी। जो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस, जो मास्टर्स और पीएचडी के अंदर जो लोग एडमिशन लेंगे और उसके बाद स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे, उनकी नॉर्मल तरीके से बगैर किसी इन चेंजेस के अफेक्ट होने के उनकी एप्लीकेशन जो है वो देखी जाएंगी। ये एप्लीकेशंस वहाँ से कट होंगी जो मास्टर्स और पीएचडी के अलावा प्रोग्राम हैं। अब मास्टर्स और पीएचडी दोनों ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटीज़ जो के अंदर होते हैं। कॉलेजेस के अंदर मास्टर्स या पीएचडी के प्रोग्राम नहीं होते। कॉलेजेस के अंदर जो होते हैं प्रोग्राम वो डिप्लोमास होते हैं, या 1 ईयर या 2 ईयर के कोर्सेज होते हैं, या इस तरह के डिफरेंट जो है वो अदर देन मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, वो ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन अप्लाई करेंगे, उनके वीज़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो लोग एडमिशन अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मास्टर्स फॉर पीएचडी। अब इसके बाद होगा क्या
लोग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन अप्लाई करना बंद कर देंगे और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ एडमिशन अप्लाई करेंगे। एक तीसरी चेंज जो मेजर चेंज है वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। जो लोग फैमिली वाले हैं, जो स्टूडेंट्स इधर आते हैं अकेले आते हैं, यूजुअली होता क्या है कि जो पीछे जिनकी फैमिली होती है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो वो स्टडी के लिए इधर कनाडा में आते हैं, अकेले आते हैं और इधर आके कुछ अर्सा रुकने के बाद 6 महीने 1 साल रुकने के बाद दे अप्लाई फॉर द वर्क वीज़ा और द विजिटर वीज़ा फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर किड्स, फॉर देयर वाइफ। तो इसके बाद इन चेंजेस में इन्होंने एक चेंज ये की है कि वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं इधर मास्टर्स और पीएचडी के लिए, वो अपनी फैमिली को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के ऊपर बुला सकते हैं, स्टिल एज इट वाज बिफोर दीज चेंजेस। ये ऐसा ही है जैसे पहले भी ऐसा था कि लोग अपनी वाइफ को मतलब अपनी फैमिली को वर्क वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं कनाडा के अंदर, इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स और पीएचडी इन कनाडा, अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट हैं। अगर आप इसके अलावा किसी भी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आप स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं अदर देन मास्टर्स और पीएचडी, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क फॉर द स्पाउसल ओपन वर्क परमिट फॉर योर फैमिली, फॉर योर वाइफ। सो अगर आप किसी और प्रोग्राम में कर रहे हैं स्टडी अदर देन मास्टर्स और पीएचडी, तब आप अपनी फैमिली को वर्क परमिट के ऊपर, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के ऊपर नहीं बुला सकते। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट क्या है? एक फैमिली के लिए जो है वो वर्क वीज़ा होता है कि अगर आपका हस्बैंड इधर है तो हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला सकता है उस वर्क परमिट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। अगर वाइफ कनाडा में है तो अपने हस्बैंड को बुला सकती है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के ऊपर। तो इन चेंजेस में ये है कि आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को अप्लाई नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को इनवाइट नहीं कर सकते इस कैटेगरी में, इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स और पीएचडी इन कनाडा। लेकिन इसके साथ ये है कि आप विजिट वीज़ा का अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़े के ऊपर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, लेकिन वर्क के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आई एम श्योर कि विजिट वीज़े के चांसेस भी अब कम हो जाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि लोग कम आएँ कनाडा के अंदर। तो उसकी वजह से ये उस चीज़ को भी ऑल्दो इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन चांसेस उसके भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे वीज़ा लगने के विजिट वीज़ा के ऊपर भी आप जो है वो अपनी फैमिली को बुला सकें। इसके अलावा एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया जिस चीज़ के बारे में, वो था कनाडा ने मेंशन किया इन तब्दीलियों के अंदर कुछ चीज़ों में कनाडा ने मेंशन किया कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए और जब उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू सबमिट एन अटेस्टेशन लेटर। अब अटेस्टेशन लेटर क्या है? काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि क्या ये ऑफ़र लेटर है जो यूनिवर्सिटी देती है आपको और जिसकी बेस पे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। दिस इज़ नॉट एन ऑफ़र लेटर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, दिस इज़ एन अटेस्टेशन लेटर। और अभी इसका मैकेनिज़्म कोई अभी नहीं बना, क्योंकि ये 2 दिन पहले 22 जनवरी को ही ये चेंजेस मतलब सामने आई हैं। तो अभी उन्होंने सिर्फ मेंशन किया कि अटेस्टेशन लेटर का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये अटेस्टेशन लेटर आपको प्रोविंस प्रोवाइड करेगा जिस प्रोविंस के अंदर आपने एडमिशन लिया होगा। फॉर एग्जांपल आपने कनाडा में ओंटारियो में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोरंटो यूनिवर्सिटी है या वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है या और वाटरलू यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, या इवन के कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ओंटारियो के अंदर जो होंगी जहाँ पे आपने एडमिशन अप्लाई किया होगा, तो वो प्रोविंस आपको जो है वो अटेस्टेशन लेटर प्रोवाइड करेगा। एंड दैट अटेस्टेशन लेटर यू विल नीड दैट व्हेन यू आर गोना अप्लाई फॉर द स्टडी वीज़ा। तो आप जब स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपको अटेस्टेशन लेटर वो साथ अटैच करना होगा, जिस तरह के आप अपना ऑफ़र लेटर अटैच करेंगे। अच्छा, इसके बारे में अभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि यहाँ मिलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये वो।